हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये फ्लूइड स्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर है और फ्लूइड मैकेनिक्स का 9th लेक्चर है। इसमें हम कल की स्टडी को कंटिन्यू करें। तो कल हम लोगों ने वो पढ़ाया था आपको कि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स पढ़ा था ना। इसमें अगर हम किसी कंटेनर में, उसी को हम जरा थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। जैसे किसी कंटेनर में अगर ये लिक्विड फिलअप है यहाँ पर, ये आपका, और यहाँ पर आप इसको एक मीटर लगाकर स्केल पर ले जाएं, ऐसा आपको डायग्राम बहुत सारी बुक्स में दिया रहता है। ये हाइट मान लीजिए इसमें h है लिक्विड लेवल की, तो अगर आप इसके लेवल को जो है सेम रखें, जैसे हाइट इसमें h है तो इसमें भी हाइट को h रखें। कल वाले में बना हुआ है, जरूरत नहीं है बनाने की। और इसमें यहाँ पर पिस्टन लगाया जाएगा और पिस्टन से मीटर को अटैच करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो पिस्टन लगाकर मीटर में ये अटैच कर दें तो इन दोनों में रीडिंग सेम आएगी, ठीक है ना। लोअर लेवल पर प्रेशर कितना होगा, एच रो जी होगा ना। तो यहाँ पर जो एच रो जी प्रेशर है, जितना इसमें प्रेशर होगा उतना ही इसमें होगा, लेकिन अमाउंट इसमें ज्यादा है वाटर का, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक इसी तरह से अगर आप इस तरह का कंटेनर लेते हैं और इसमें अगर आप इसको अटैच करते हैं तब भी यही होगा। इसको अटैच करके यहाँ पर पिस्टन लगाकर यहाँ पर पॉइंटर लगा दिया है, ठीक। तो तीनों में रीडिंग सेम आएगी। क्यों आएगी सेम? क्योंकि हाइट सेम है। तो सेम हाइट पर सेम प्रेशर, ठीक है ना, इक्वल प्रेशर रहता है। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी आर्टिकल। इसको नहीं जरूरत है बनाने की, कल तो आपने बना रखे हैं ना उसमें तीनों डायग्राम। तो नीचे ध्यान रखो कि बस प्रेशर सेम रहता है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है ना। तो ये आपने जो अभी बनाया था कंटेनर, इसमें हम वेट को और इसको जरा कंपेयर करेंगे। देखिए जरा, इसको आपको नोट करना है आगे। इसमें मान लीजिए ये लिक्विड आपका h हाइट तक फिलअप है, तो यहां पर लोएस्ट पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? h रो जी होगा, ठीक है। जो यहां पर वाटर आएगा वेट, वो किसके इक्वल होगा? mg के इक्वल होगा। मास कितना होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। यहां पर जो प्रेशर आपने निकाला है, इससे हम फोर्स निकालेंगे कितना है। फोर्स कितना होगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो एरिया इसका क्रॉस सेक्शनल ए ले रहे हैं, तो ए एच रो जी। ए और एच मिलकर क्या बना? वॉल्यूम। क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां से यहां तक और ये हाइट मिलकर वॉल्यूम बन गया, ठीक। और ये देखिए ये वी रो जी दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब इसमें जितना वाटर का वेट होगा उतना ही प्रेशर से जो लोएस्ट सरफेस है, लोअर सरफेस है, उसमें उतना ही फोर्स एक्ट करेगा। समझ में आ गई बात? तो उसी में आगे आज के लेक्चर में डालकर, उसमें फर्स्ट पॉइंट डालकर उसमें नोट कर लें कि फोर्स इज इक्वल टू वेट है इस केस में। फिर हम दूसरा डायग्राम लेते हैं। यानी यहां पर जो वेट लग रहा है वाटर का mg, वही फोर्स के इक्वल होगा। सेकंड डायग्राम में जरा ध्यान देना। इसमें जो प्रेशर लगेगा, इन दोनों की हाइट इक्वल है, या इसमें आप एच हाइट ले लें। यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो पी ले लिया हमने लोअर सरफेस में, ठीक है। लोअर सरफेस के एरिया को इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स आ गया।
प्रेशर क्या होता है आपका, ये फोर्स हो गया प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर आपका एच रो जी होगा। लेकिन यहाँ पर जरा एक पॉइंट पर ध्यान देना, यहाँ एच जो ये वेट है वाटर का वो इतने के इक्वल आएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वेट है यहाँ पर। आ रही बात समझ में? क्योंकि जो ये यहाँ पर देख लें, ये कंटेनर सीधा है ना, जब कंटेनर बिल्कुल स्ट्रेट हो तो जितना फोर्स पड़ेगा वो वेट के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वेट ज्यादा होगा। इसका मतलब ये जो फोर्स आपने निकाला है ये लेस देन mg होगा, क्योंकि mg में जो आप वॉल्यूम लेंगे वो उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया हाइट सीधे नहीं आएगा, ये भी वॉल्यूम आएगा ना, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर यहाँ पर भी तो है। समझ में आ रही होगी बात। दूसरी बात यहाँ पर समझने की कोशिश करना, प्रैक्टिकली इस पॉइंट पर जो ये वाटर है वो फोर्स डालेगा इस सरफेस पर, इंक्लाइंड सरफेस पर, उसका रिएक्शन इधर होगा नॉर्मल। ठीक, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। ऐसा यहाँ पर भी होगा, नॉर्मल होगा, हॉरिजॉन्टल तो कैंसिल हो गए। जो वर्टिकल कंपोनेंट आपका लग रहा है ये वाला, ये हमने नॉर्मल को कंपोनेंट कर लिए, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर लग रहा है ना, ये इसको डिक्रीज कर देगा। यही जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये एक्स्ट्रा वेट के इक्वल होगा, क्योंकि ये किधर लग रहा है, अपवर्ड, mg किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। ये वाला फोर्स किधर लगेगा, ये भी डाउनवर्ड लगेगा ना। तो जो mg आपका आ रहा है उसमें अगर नॉर्मल रिएक्शन को माइनस कर दें तो इसी के इक्वल आ जाए जो एक्स्ट्रा लग रहा है, क्योंकि यही इसको बैलेंस कर रहा है। बात समझ में आ रही ना, क्योंकि इसमें तो साइड वॉल पर लग नहीं रहा है इस तरह का, यहाँ जो वेट आ रहा है वो फोर्स के इक्वल आ रहा है, यहाँ जो फोर्स आ रहा है वो कम आ रहा है, तो फिर एक्स्ट्रा लिक्विड है, mg एक्स्ट्रा है, mg ज्यादा है ना आपका यहाँ पर, वो जितना एक्स्ट्रा है उसको ये नॉर्मल फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस करेगा जो लग रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर नीचे नोट कर दें, सेकंड डायग्राम में हम यहाँ पर लिख दे रहे, सेकंड डायग्राम में जो फोर्स आएगा आपका वो वेट माइनस अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन होगा। वेट माइनस अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन होगा इसमें, वेट माइनस अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन। इसको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझ लेना बात को, आप समझ गए होंगे ना कि जो फोर्स अब यहां पर लगेगा वेट ज्यादा है, तो जो अपवर्ड कंपोनेंट है उसको माइनस कर दें, इससे आप अपवर्ड कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। समझ में आ गई बात। नीचे वाला बना लिया डायग्राम, हाँ एरिया तो बेस का ही होगा, यहां पर ले रहे हैं बेस में कितना फोर्स लग रहा है नेट, जो सरफेस होगा, और वहीं पर एचरोजी लगा सकते हैं आप। ठीक है ना, क्योंकि हाइट जो आप ले रहे हैं वो वहीं तक होगी ना हाइट। नोट कर लिया, इसमें जरा सेकंड डायग्राम में नीचे नोट कर दें। देखिए, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर in perpendicular direction, liquid exert pressure in perpendicular direction on sloping side, जो स्लोप बने हुए हैं, liquid exert pressure in perpendicular direction on sloping side gives equal and opposite reaction, क्योंकि प्रेशर तो परपेंडिकुलर लगता है ना, प्रेशर किधर लगेगा इसमें, प्रेशर ये वाला जो सरफेस है इसमें प्रेशर ऐसे लगेगा, समझ गए ना। प्रेशर में एरिया मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आएगा, उसी का जो लिक्विड है वो सरफेस पर प्रेशर डालेगा डाउनवर्ड, और जो सरफेस है वो डालेगा अपवर्ड, वही हमने नॉर्मल ले, ठीक है ना, एन ले लिया है। क्या लिखा है, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन
on sloping side gives equal and opposite reaction to the liquid. The vertical component of reaction balance the weight of liquid. Vertical component of reaction balance the weight of liquid over the sloping surface. जो स्लोपिंग सरफेस के ऊपर जो वेट है ना, उसको जो रिएक्शन वर्टिकल वाला है वो बैलेंस करेगा उसको। ये स्लोपिंग सरफेस ये वाला, इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको ये वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस कर लेगा। समझ गए होंगे बात ना? क्या लिखा? बैलेंस द वेट ऑफ लिक्विड ओवर द स्लोपिंग सरफेस। बिल्कुल ठीक इसी तरह से अगर हमारा कंटेनर इस टाइप का होगा कहीं, और आपका इसमें भी हमने एच हाइट तक जो है वो लिक्विड ले लिया है, ठीक है। यहां पर क्या होगा? प्रेशर तो एच रो जी लगेगा, ठीक। लेकिन यहां पर जो सरफेस पर आपका फोर्स लगेगा वो प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर एच रो जी इंटू एरिया। अब ये बताओ ये एम जी से कम होगा या ज्यादा? हाँ, यहां पर जरा देखें, यहां कम आ रहा है, यहां पर क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर अब इतना मालूम किसके बराबर होगा? अगर ये कंटेनर सीधा कर दो बिल्कुल, और इसमें जो लिक्विड आता उसके इक्वल ये आएगा। समझ में आ गई बात? तो यहां पर ये लेस देन mg आएगा, ग्रेटर देन, सॉरी, ज्यादा आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसी में आप बनाकर नीचे लिख दें थ्योरी, वो भी हम लिख दे रहे हैं यहां पर, फोर्स ऑन द सरफेस बाय लिक्विड। यहां पर जो फोर्स होगा वो वेट प्लस, इसमें कंपोनेंट चेक करो जरा, इधर लगेगा कंपोनेंट, देखना जरा, इसमें नॉर्मल रिएक्शन ये ऐसे लगेगा, रिएक्शन जो होगा, ठीक। इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। ये देखिए वर्टिकल नीचे को लग रहा है ना डाउनवर्ड, यही इंक्रीज कर देगा। समझ गए होगे? जैसे वहां डिक्रीज कर देगा वैसे वहां पर तो वेट प्लस डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन लिख देना, डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन, वेट प्लस डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन। वेट प्लस डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। नॉर्मल का वो बना देना, स्लोपिंग सरफेस पर रिएक्शन है, आर से भी लिख सकते हैं आप, हैं डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन लिखना नीचे। फोर्स इज इक्वल टू, जो सरफेस पर नेट फोर्स लगेगा लोअर सरफेस पर, वो वेट प्लस डाउनवर्ड रिएक्शन, डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन साइड वाल का है, ठीक है ना, जो स्लोपिंग में है। ये कंपोनेंट देखिए डाउनवर्ड जा रहा है, एरो देखो वहां पर, लिखिए उसमें कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन अलोंग द, कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन अलोंग द वर्टिकल, component of reaction along the vertical in downward direction produces the force, component of reaction along the vertical in downward direction produces the force just equal to the weight of liquid that would weight of liquid that would have been there
that would have been there in case of container had vertical wall. इन केस ऑफ कंटेनर हैड वर्टिकल वॉल, यानी अगर कंटेनर की जो वॉल है वो सीधी होती, समझ गया ना, तो जो एक्स्ट्रा वेट आ रहा है वो कौन देगा, वो नॉर्मल देता है, समझ गया ना बात को, वो दे रहा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालें एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो एटमॉस्फेयर के ऊपर जो है, अर्थ के ऊपर, यहाँ पर नेचुरल है कि लोअर सरफेस पर तो डेंसिटी एयर की ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाने पर डेंसिटी कम होती जाती है, ठीक है ना। लेकिन न्यूमेरिकल लगाते समय एवरेज डेंसिटी ले लेते हैं इक्वल करके ये लोग, ठीक है ना। तो लिखिए द गैसियस एनवलप सराउंडिंग द अर्थ, द गैसियस एनवलप सराउंडिंग द अर्थ is called earth atmosphere. The gaseous envelope surrounding the earth is called earth atmosphere. The atmospheric pressure at any point, the atmospheric pressure at any point, the atmospheric pressure at any point is equal to the weight on a vertical column, the weight of a vertical column of air of unit cross sectional area, vertical column of air of unit cross sectional area extending from that point to the top of earth atmosphere, extending from that point to the top of earth atmosphere। देखिए यहाँ पर सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो क्या होगा, इसके ऊपर जो एयर है कहाँ तक, यहाँ से लगाकर जहाँ तक एटमॉस्फेयर है, वो जो टोटल नीचे फोर्स डाल रही है उसको यहाँ पर एरिया से डिवाइड कर दो तो प्रेशर आ जाए, ठीक है ना। वही आपने नोट किया है, देखिए वही नोट किया है, पढ़ो उसे। द गैसियस, सेकेंड लाइन से पढ़ें कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितना एयर का वेट है पर यूनिट एरिया वही प्रेशर होगा, होते ही है प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो एयर कॉलम का जो वेट पड़ रहा है उसको एरिया से डिवाइड कर दो तो प्रेशर आ जाएगा, ठीक। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1.013 1 ATM से लिख देते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है या पास्कल है, यूनिट अभी लिखाएंगे। 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। एटमॉस्फेयर में डेंसिटी वेरी हो रही है ना, डेंसिटी का वेरिएशन, और वो वेरिएशन एक्सपोनेंशियल है। यहाँ जो प्रेशर का जो फार्मूला बनता है वो आप नोट कर लें, इसका एक डेरिवेशन होता है P = P0 e टू द पावर, लिखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन बाई P = P0 e टू द पावर -y/y0। नोट करें फिर बताते हैं आपको। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन बाई P = P0 e टू द पावर -y/y0। लिखिए P0 इज द प्रेशर एट y0, P0 is the pressure at y0 and P is the pressure at y. P0 is the pressure at y0 and P is the pressure at y। जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर
मान लीजिए सरफेस से ये वाई नॉट पर प्रेशर कितना है, पी नॉट, और इसके ऊपर वाई पर प्रेशर कितना है, पी है। समझ गए ना? तो पी नॉट यहां पर है, पी यहां पर है प्रेशर एट में, तो इस रिलेशन से देते हैं, ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। यहां पर जो ग्राफ प्लॉट होगा तो वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, पी वर्सेस वाई। वाई अर्थ के सरफेस से हाइट है, तो जहां भी आप लेंगे वाई नॉट, वहीं से समझ लो स्टार्ट हो गया प्रेशर पी नॉट, ठीक है ना? यहां पर प्रेशर पी नॉट और फिर डाउन होता चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल है। वाई है, ये हाइट लिख लेना, और ये पी प्रेशर है, आप समझ गए होंगे। ये एक्सपोनेंशियल का वैसे ही ग्राफ होता है, ये तो ग्राफ ही बनता है एक्सपोनेंशियल का ऐसे ही, इसकी यही शेप होती है, ठीक है ना? तो मैथ में आप उसको तैयार करें, तो ये फार्मूला जो है वो इंटीग्रेशन उससे ड्राइव किया जाता है, उसकी जरूरत नहीं है। आप कहेंगे तो दिखा देंगे, लेकिन जरूरत नहीं है, ध्यान रखें इतना बहुत है। आप नेक्स्ट हेडिंग डालें। लिखिए टॉर्सोली एक्सपेरिमेंट, टॉर्सोली एक्सपेरिमेंट। ये नोट कर लिया फार्मूला? ये फार्मूला काम आएगा कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव पेपर में, ध्यान रखना। डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं ग्राफ और फार्मूला। लिखा टॉर्सोली एक्सपेरिमेंट। देखिए टॉर्सोली एक्सपेरिमेंट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मेजरमेंट का मेथड है। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए जरा, एक ट्यूब लेकर, ट्यूब लीजिए और ट्यूब एक तरफ से क्लोज है, एक तरफ ओपन है, ठीक? इसको मरकरी में डिप करके इसमें पूरा मरकरी फिलअप कर दें। अभी बनाएंगे डायग्राम, मरकरी पूरा फिलअप कर लें, ठीक? इसको थंब से यहाँ क्लोज कर लो, ठीक है? और मरकरी के अंदर इसे अंदर रखें डिप, ठीक? और हटा दो थंब को। तो मालूम क्या होगा, जैसे ये मरकरी का कंटेनर है, अब आप यहाँ डायग्राम में देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये कंटेनर है और इसमें मरकरी आपकी ये फिलअप है, इसमें आपने ये ट्यूब रख दिया, यहां पहले थंब लगाकर इसको क्लोज करेंगे, पूरा मरकरी फिलअप कर लिया, ठीक? थंब से इसको क्लोज कर दीजिए, हटा दीजिए थंब को। क्या होगा कि इसमें ये लेवल नीचे गिरने लगेगा और एक लेवल तक जाकर ये रुक जाएगा। अब प्रिंसिपल ये है कि एक ही लिक्विड में सेम लेवल पर सेम प्रेशर होता है। इसके ऊपर क्या है, पूरा एटमॉस्फेयर है ना, एयर का, और इसके ऊपर क्या है, मरकरी है। ये 76 सेंटीमीटर जनरल आता है, इसलिए बोला जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम के इक्वल है। समझ में आ गई बात? ये टॉर्सोली एक्सपेरिमेंट है। क्या आता है, 76 लिखा तो है यहाँ पर, सेंटीमीटर तक रुकता है जाकर। अब आप नोट करें नीचे। और दूसरी बात, एक बात हमने आपको पहले ही बता दी है कि इसको इंक्लाइंड करें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइट प्रेशर किस पर डिपेंड करती है, हाइट पर। इसलिए अगर इंक्लाइंड कर दोगे तब भी हाइट, लेंथ बढ़ जाएगी, समझ गए ना, लेकिन हाइट आपकी 76 सेंटीमीटर ही रहेगी। और दूसरी बात, यहां पर प्योर वैक्यूम होना चाहिए, यहां पर प्योर वैक्यूम, एयर नहीं होनी चाहिए। अगर एयर होगी ना तो वो एयर इसमें प्रेशर डालेगी, और ऐसे न्यूमेरिकल आपके यहाँ बॉयल्स लॉ में है कि जिनमें एयर रह जाती है, P1 V1 P2 V2 से फिर निकाला जाता है कि एक्चुअल प्रेशर कितना है, वो उसमें निकालेंगे। तो डायग्राम बनाने के बाद नीचे लिखें टॉर्सोली फील्ड ए स्ट्रॉन्ग ग्लास ट्यूब, टॉर्सोली फील्ड ए स्ट्रॉन्ग ग्लास ट्यूब about 1 meter long, टॉर्सोली फील्ड ए स्ट्रॉन्ग ग्लास ट्यूब about 1 meter long with mercury, टॉर्सोली फील्ड
a strong glass tube about 1 meter long with mercury. After closing the end of the tube, after closing the end of the tube with the thumb, after closing the end of the tube with the thumb, he inverted it in a container, inverted it in a container containing mercury, containing mercury. It was found that mercury को शॉर्ट में Hg लिख देना. It was found that mercury in the tube fall down at first. Mercury in the tube fall down at first and then come to rest, and then come to rest at a height of 76 centimeter. Come to rest at a height of 76 centimeter above the level of mercury. 76 centimeter above the level of mercury in the container. If the given tube was inclined, if the given tube was inclined or rises up or down, if the given tube was inclined or rises up or down, the vertical height was always constant. If the given tube was inclined or rises up or down, the vertical height was always constant. हाइट हमेशा इतनी रहेगी 76. ठीक है ना. नेक्स्ट पैरा में लिखें ए मरकरी कॉलम ऑफ a mercury column of 76 centimeter height, a mercury column of 76 centimeter height a mercury column of 76 centimeter height produces the same pressure, at its base as the entire height of atmosphere, at its base as the entire height of atmosphere produces at sea level. At its base as the entire height of atmosphere produces at sea level. आप ये बात समझ गए होंगे कि इस पॉइंट पर, जैसे ये हमने पॉइंट लिया ए और ये पॉइंट लिया बी, इन दोनों में प्रेशर सेम होगा. क्यों? यहां सेम लेवल पर सेम प्रेशर, पहली बात ध्यान रखें. ठीक है. ए के ऊपर क्या है? पूरा एटमॉस्फेयर. तो वो जो यहां पर प्रेशर डाल रहा है और यहां पर प्रेशर कौन डाल रहा है? मरकरी. आपने यहां पर तो वैक्यूम कर रखा है, तो केवल मरकरी का प्रेशर यहां पर पड़ रहा है. ये दोनों प्रेशर इक्वल होंगे. इसलिए बोला जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम है. समझ गए ना बात? यहां पर नेक्स्ट लिखें. क्या नोट किया अभी? एंटायर हाइट ऑफ इट प्रोड्यूसेस एट सी लेवल द एम्प्टी स्पेस एबव द मरकरी. द एम्प्टी स्पेस एबव द मरकरी, वहां एयर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल.
The empty space above the mercury is almost a perfect vacuum. The empty space above the mercury is almost a perfect vacuum. It is called Torsoli vacuum. The empty space above the mercury is almost a perfect vacuum. It is called Torsoli vacuum. नेक्स्ट पैरा में लिखें द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर exerted by vertical mercury column. The hydrostatic pressure exerted by vertical mercury column. Measure the atmospheric pressure. The hydrostatic pressure exerted by vertical mercury column measure the atmospheric pressure at sea level. At sea level. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम. इसको हम कह सकते हैं 0.76 मीटर. ये हाइट में है ना, तो ये मरकरी कॉलम. तो प्रेशर को फार्मूला क्या होता है एच रो जी. यहां पर तो केवल हाइट है ना 76, तो 0.76 मरकरी की डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ जी 9.8 मल्टीप्लाई करें तो ये 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा. आप समझ गए होंगे कि प्रेशर क्यों आता है इतना. ये जो हाइट आती है, ये लोग क्या करते हैं, एक आर्टिकल तुम्हारे यहाँ देते हैं कि इसी से ये प्रेशर आ गया ना एटमॉस्फेयर का, इसमें एच रो जी लगाकर डेंसिटी किसकी रख देते हैं एयर की, और एटमॉस्फेयर की हाइट निकालते हैं. हालांकि वो इनवैलिड इसलिए आती है, इनकरेक्ट आती है, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है एटमॉस्फेयर, वो चेंज होती है, एक्सपोनेंशियली चेंज होती है. ठीक, फिर भी आर्टिकल है, आप नोट कर लें. लिखिए हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर. हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर. हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर. तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो निकाल ही चुके हैं. P = H हाइट निकालेंगे, डेंसिटी किसकी लेंगे एयर की. ठीक, जो एयर की डेंसिटी है वो कांस्टेंट एज्यूम कर ली है. एयर की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट एज्यूम कर ली है 1.3 kg पर मीटर क्यूब. 1.3 kg पर मीटर क्यूब. ठीक, 1.3 kg पर मीटर क्यूब. ठीक है, इसमें ब्रैकेट में लिख दें डेंसिटी इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म. डेंसिटी इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म. तो फिर प्रेशर आप निकाल ही चुके हैं 1.013 इंटू 10⁵. यहां से H कैसे आएगा, प्रेशर में डेंसिटी का और G को डिवाइड कर दें तो H = प्रेशर में डेंसिटी 1.3 और G 9.8. ये हाइट लगभग आती है 8 किलोमीटर. 7951 है मीटर. 7951 मीटर, या रफली 8 किलोमीटर नियरली. और जो प्रैक्टिकल हाइट है वो मालूम कितनी है, वो प्रैक्टिकल हाइट 400 किलोमीटर है. नीचे लिख दें प्रैक्टिकल हाइट इज 400 किलोमीटर.
practical height is 400 kilometer and only 1% of total air. Practical height is 400 kilometer and only 1% of total air is left above 50 kilometer. Is left above 50 किलोमीटर। ये जो आपने टर्सोली एक्सपेरिमेंट बनाया है ना, इसमें ये बैरोमीटर को इस तरह से बनाकर भी करते हैं, आप समझ जाएंगे इसको। एक तरफ से यूट्यूब को ओपन करो और यहाँ पर वैक्यूम रहे और इसमें मरकरी फिलअप कर दो, यहाँ प्योर वैक्यूम है, ठीक। इधर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा। नेचुरल है कि ये प्रेशर क्या करेगा, यहाँ पर इसको, क्योंकि सेम लेवल पर सेम प्रेशर, ध्यान देना, ये पॉइंट अगर ए है और इसके सामने ये पॉइंट बी है तो ए और बी पर सेम प्रेशर होगा। ए के ऊपर क्या है, पूरा एटमॉस्फेयर है, और बी के ऊपर क्या है, मरकरी। तो कितनी हाइट होगी मरकरी की है 76 सेंटीमीटर। इससे भी मेजरमेंट हो जाएगा। ये बैरोमीटर है, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मेजरमेंट कर लेंगे। ये जो आपने यूज करते हैं, इसमें मरकरी यूज करते हैं ना बैरोमीटर वगैरह में या मेजरमेंट के लिए, इसमें वाटर यूज नहीं कर सकते हैं। आपके 11th में बहुत पूछते हैं कि इसमें बैरोमीटर में वाटर क्यों नहीं यूज करते हैं। तो अगर वाटर यूज करेंगे तो क्या होगा, वाटर की डेंसिटी जो है वो मरकरी की डेंसिटी से बहुत कम है। अगर वाटर यूज करेंगे तो अभी निकाल के दिखाते हैं, वो आता है 11th में, तो वो 10 किलोमीटर हाइट का बनेगा वो कॉलम। तो इतना बड़ा जो बैरोमीटर है वो लेके कैसे जाएंगे इधर उधर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दें, वाटर कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ मरकरी। वाटर कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ मरकरी इन बैरोमीटर। 11th का बहुत कॉमन है, ध्यान रखना। वाटर कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ मरकरी इन ए बैरोमीटर। लिखा, देखिए नीचे सॉल्यूशन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। If H1 is the height of mercury column, लिखा, then H1 rho G is equal to 1.013 इंटू 10⁵। इससे H1 का कैलकुलेशन कर लें, जो तुम्हें मालूम है डायरेक्ट नोट कर लो। डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू 9.8, कितना आता है 0.76 मीटर। अब वो लर्न हो गया होगा कि 76 सेंटीमीटर या इतने मीटर में आएगा कॉलम। देखिए, व्हेन वाटर इज यूज्ड देन हाइट ऑफ वाटर कॉलम, इफ वाटर इज यूज्ड देन हाइट ऑफ वाटर कॉलम कितनी होगी 1 फिर वही H2 रो वाटर का G इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵। तो 1.013 इंटू 10 वाटर की डेंसिटी 10⁵, G 9.8, ठीक है। तो वाटर कॉलम अगर यूज करते हैं तो ये लगभग 10.3 मीटर आ रही है। उसमें तो 1 मीटर की लेंथ ले जानी पड़ेगी, इसमें 10.3 मीटर की। तो किसी का भी पूछ सकते पेपरों में कि जैसे मरकरी कॉलम 76 है तो एल्कोहल कॉलम कितना होगा, वाटर कॉलम कितना होगा, या किसी और का कॉलम। तो सीधे फिर मालूम क्या करते हैं कि सीधे इक्वल कर दिया करो। H1 मरकरी का, डेंसिटी किसकी, मरकरी की, इंटू G इज इक्वल टू H2 तुम्हें जिसका निकालना है
और उसकी यहाँ पर डेंसिटी डाल दो, जैसे यहाँ पर वाटर की तो वाटर की डेंसिटी ची, तो मरकरी की डेंसिटी मालूम है, वाटर की डेंसिटी, हाइट कैलकुलेट हो जाएगी, मरकरी की हाइट मालूम, ठीक है, ये कैलकुलेट, डेंसिटी मालूम होनी चाहिए आपको। समझ में आ गई ना बात? तो कितना आ रहा? 10.3 लिख दो। इफ वाटर इज यूज्ड इन barometric substance, if water is used in barometric substance, it will be very difficult. If water is used in barometric substance, it will be very difficult to hold such a long barometer tube, such a long barometer tube in vertical position, in vertical position. नोट किया? यूनिट और नोट करने लिखे, यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, फर्स्ट यूनिट लिखें एसआई यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, पीए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, चार्ट में पीए लिखा। सेकंड नोट करें पॉइंट, मिलीमीटर और सेंटीमीटर ऑफ एचजी कॉलम, उसमें जहां एसआई यूनिट नोट की है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, वहां सीजीएस में लिख दें डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इन सीजीएस डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पॉइंट में मिलीमीटर और सेंटीमीटर ऑफ एचजी कॉलम, आप कॉलम का मतलब समझ चुके हैं, मरकरी कॉलम हो, एल्कोहल कॉलम हो, किसी का कॉलम, तो मरकरी कॉलम में करते हैं, ठीक है ना। मरकरी में थोड़ा शाइनिंग भी रहती है, अगर ट्रांसपेरेंट ट्यूब हो ना, तो जैसे थर्मोमीटर बनाते हैं वहां भी पूछते हैं कि मरकरी क्यों यूज कर रहे हैं, तो शाइनिंग भी रहती है। तो सेकंड पॉइंट मिलीमीटर और सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। थर्ड पॉइंट नोट करें, वन टॉरसौली के नाम पर है, वन टॉर, TORR, ये जरूर लर्न रखना पेपरों के लिए। वन टॉर इज इक्वल टू लिखें 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, वन टॉर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम लिखा। नेक्स्ट में लिखें 1 बार इज इक्वल टू BAR 10⁵ पास्कल, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। अगर बार के टर्म्स में लिखेंगे तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डायरेक्ट लिख सकते हैं 10⁵, 10⁵ तो पास्कल है ही, तो 1 बार लिख सकते हैं क्योंकि 1.013 है, यानी 10⁵ की जगह आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए 1 मिली बार इज इक्वल टू 10⁻³ बार, 1 मिली बार इज इक्वल टू 1 मिली बार इज इक्वल टू 10⁻³ बार लिखा। अब इसमें आप उसको मैं चेंज कर दें पास्कल में, तो कितना आएगा 10⁻³ और ये 10⁵ पास्कल, तो ये 10⁻² पास्कल यानी 100 पास्कल। 1 मिली बार इज इक्वल टू 100 पास्कल लिखा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में ATM में भी लिखते हैं, 1 ATM किसके इक्वल होगा 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट यूनिट लिखा है 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, उसी में इक्वल टू का साइन लगाएं। 1.013 बार यहीं पर 1.013 बार लिखा, इसी में इक्वल टू फिर लगाएं 760 टॉर, 760 टॉर, ठीक है ना, क्योंकि जो टॉर है वो 1 मिलीमीटर है ना मरकरी कॉलम के प्रेशर के, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने था 76 मिलीमीटर था, तो इसके मतलब 76 टॉर भी होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। ये यूनिट आप सभी ध्यान रखना अच्छी तरह से। तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप इसको प्रिपेयर करें।
ओके।